नमस्कार विद्यार्थियों, VSS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने प्रमेय संख्याओं को संवर्त, क्रम विन्वय, साहचर्य गुणधर्म की कसौटी पर कसा। आज हम दो से अधिक प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत योग, व्यवकलन, गुणन व भाग क्रिया के सवाल हल करेंगे। पहले मैं आपको प्रमेय संख्या की धनात्मक और ऋणात्मकता के बारे में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रमेय संख्या है a/b, जहां a और b दोनों धनात्मक हैं तो प्रमेय संख्या धनात्मक कहलाती है। धनात्मक प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे अंश और हर दोनों ही धनात्मक हैं तो प्रमेय संख्या संपूर्ण रूप से धनात्मक है। जैसे 3/4, इसमें 3 भी धनात्मक है, 4 भी है, तो प्रमेय संख्या भी धनात्मक हुई। लेकिन यदि अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो भी प्रमेय संख्या धनात्मक होती है। जैसे -a/-b, तो ये संख्या भी अपने आप में धनात्मक प्रमेय संख्या है। जैसे -3/-4, ये भी अपने आप में धनात्मक प्रमेय संख्या है। तो धनात्मक प्रमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जिन प्रमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो तो वे संख्याएं धनात्मक प्रमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं कौन सी होंगी। ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं जिन प्रमेय संख्याओं का अंश और हर दोनों में से एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक। जैसे -a/b, ये ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। a/-b भी ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। और -a/b और a/-b दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों ही का गुणांक 1/b है और दोनों ही ऋणात्मक संख्या, इसलिए ये दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार -3/4, इसमें अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, तो ये भी ऋणात्मक प्रमेय संख्या होगी। 3/-4 भी अपने आप में ऋणात्मक प्रमेय संख्या। तो कौन सी प्रमेय संख्या ऋणात्मक होती है, कौन सी धनात्मक होती है, इसके बारे में हमने समझा। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रमेय संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन या भाग से संबंधित सवाल हल करके बताता हूँ। सबसे पहले एक उदाहरण है जिसमें 5 प्रमेय संख्याओं के योग व्यवकलन है। जैसे 5 प्रमेय संख्याओं में प्रारंभिक 3 प्रमेय संख्याओं का योग किया गया और आगे की दोनों प्रमेय संख्याओं का व्यवकलन किया। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? इसको हल करने का तरीका है, पहले हम सबसे पहले जो 3/4 के बाद प्रमेय संख्या है प्लस यानी योग की क्रिया है और -7/6। ऐसी स्थिति में हम जैसे किसी संख्या के पूर्व योग की क्रिया का चिन्ह लगा हुआ है और किसी के पूर्व व्यवकलन है, तो सबसे प्रमुख ध्यान देने की बात है जिन संख्याओं के बीच में पूर्व व्यवकलन यानी बाकी का चिन्ह लगा हुआ है उनको यदि हम हल करेंगे तो अंदर वाली जो प्रमेय संख्या है उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसके सभी प्रमेय संख्याओं के जो हर हैं उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे, यानी LCM, जो 36 होगा। अब हम 36 में पहली प्रमेय संख्या के हर का भाग लगाएंगे जो 9 बार जाएगा। 9 को इसके अंश से गुणा कर देंगे तो 9 × 3। ध्यान देने की बात है जो पहली संख्या उसका चिन्ह प्लस है और इसके बाहर भी कोई क्रिया नहीं है, इसलिए पहला पद प्लस आएगा।
लेकिन अब दूसरी संख्या के हर का भाग लगाने से पहले हम यहाँ इसका चिन्ह लिखेंगे। तो दूसरी संख्या स्वयं ऋणात्मक है, इसके बाहर की क्रिया योग की है, तो योग की क्रिया तो चिन्ह वही रह जाएगा, यानी प्लस और माइनस माइनस आएगा। बाहर यदि व्यवकलन की क्रिया होती तो अंदर वाली परमेय संख्या है उसका चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ योग है इसलिए अंदर से जो परमेय संख्या है उसका चिन्ह जो है वही आ जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा। 6 का भाग 36 में 6 बार जाता है, जिसको इसके अंश से 7 से गुणा कर देंगे। फिर आगे चिन्ह, क्योंकि बाहर योग हो रहा है तो अंदर जो परमेय संख्या उसका चिन्ह आ जाएगा ऋणात्मक, और 12 का भाग 36 में 3 बार जाएगा, 3 को इसके अंश से 17 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान देना, अब हम आगे व्यवकलन हो रहा है इन दोनों पदों के बीच। जब व्यवकलन हो रहा है तो अंदर जो परमेय संख्या का चिन्ह है वो बदल जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस से प्लस हो गया, यानी बाहर माइनस और भीतर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बाहर माइनस और भीतर प्लस होता तो माइनस हो जाता, या बाहर प्लस भीतर माइनस, तो हमने देखा बाहर प्लस भीतर माइनस तो माइनस है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा, इसके अंश से गुणा कर देंगे, 4 को 14। फिर यही क्रिया अगले पद में करेंगे, तो यहाँ भीतर प्लस का चिन्ह है, बाहर माइनस है, तो अंदर वाला बदल जाएगा, माइनस हो गया, और 6 का भाग 6 बार जाता है, 6 को इसके अंश से गुणा कर देंगे 13 से। इस प्रकार से हम इसको आगे हल करेंगे, इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब इनका गुणनफल ज्ञात करने के बाद ये जो 5 पद है इनमें देखो आप कि 2 पद हैं वो धनात्मक है और 3 ऋणात्मक हैं अंश में। तो अब हम धनात्मक पदों को एक तरफ ले लेंगे और ऋणात्मक पदों को एक तरफ ले लेंगे, यानी इनके पदों का क्रम बदल देंगे, क्योंकि ये अब केवल योग का काम हो रहा है अंश में, और अंश में ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इनका योग क्रम विन्वय होता है, तो क्रम विन्वयता से धनात्मक पद ये 2 हो गए, ऋणात्मक पद ये 3 हो गए। अब हम धनात्मक पदों का योग करेंगे तो इन दोनों का योग 83 होगा, ऋणात्मक पदों का अलग योग करेंगे जिनका योग 171 होगा। अब एक अंश में ऋणात्मक पद है और एक धनात्मक है, ऐसी स्थिति में पूर्णांक संख्याओं के योग का नियम लागू होगा। इसमें एक पद ऋणात्मक और एक पद धनात्मक हो तो बड़े गुणांक वाले पद का चिन्ह आएगा, तो बड़े गुणांक का पद है 171 जिसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, और गुणांकों का अंतर होगा जो 88 है, 83 और 171 का अंतर 88 है, तो 88/36, तो -88/36 आया। लेकिन इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 4, तो 4 का भाग दोनों में जाता है, तो 4 से काट देंगे, इसमें 22 बार जाता है 88 में और इसमें 36 बार, लेकिन अंश ऋणात्मक है तो -22, 36 में 9 बार और बटा 9 आया, तो इसका हल होगा -22/9। अब हम 2 से अधिक परमेय संख्याओं में गुणन और भाग क्रिया से संबंधित एक उदाहरण लेते हैं। से एक उदाहरण है जिसमें 6 परमेय संख्याएं हैं। इन 6 परमेय संख्याओं में कुछ परमेय संख्याओं में भाग क्रिया हो रही है, कुछ में गुणन क्रिया। जैसे पहली दोनों परमेय संख्याओं में भाग क्रिया हो रही है, दूसरी दोनों में भी भाग क्रिया हो रही है, और अगली फिर दोनों में गुणन क्रिया हो रही है। इन सब में आपस में गुणन क्रिया हो रही है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे? इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम जैसे जिन दो संख्याओं में अलग अलग क्रिया हो रही है उनका हल करेंगे।
तो हम देखते हैं कि पहले ये इन दोनों का हल करेंगे तो भाग क्रिया को गुणन क्रिया में बदलेंगे, और भाग क्रिया गुणन क्रिया में बदलने के लिए जिस प्रमेय संख्या का हमें भाग लगाना है उसके अंश और हर को आपस में बदल देते हैं और भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसे -7/6 भाग को गुणा में बदल करके और इसको अंश और हर को परिवर्तित करें 9/14। इसी प्रकार दूसरी दोनों प्रमेय संख्याओं के बीच भी भाग क्रिया है, इनको बदलेंगे तो 10/3 गुणा 4/-15। अगली दोनों प्रमेय संख्याओं में गुणन क्रिया है, इसलिए इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। अब इसको हल करेंगे तो हम सभी प्रमेय संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह हो गया उसमें। अब सबके बीच में गुणा का चिन्ह हो गया तो थोड़ी सी सरलता के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी संख्या के हर को किसी भी संख्या के अंश के साथ हम काट सकते हैं। काटने का मतलब है कि किसी भी संख्या के हर और किसी भी संख्या के अंश में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसका भाग लगा सकते हैं, बशर्ते इन सब के बीच में गुणन क्रिया हो, अन्यथा नहीं। तो यहाँ सबके बीच में गुणन क्रिया है, नहीं तो दो के बीच में गुणन क्रिया हो तो उन दोनों में ये क्रिया अपना सकते हैं। एक के हर को दूसरे के अंश से, एक के हर को स्वयं के अंश से भी काट सकते हो और दूसरे के अंश से भी काट सकते हो, बशर्ते इन सब के बीच में गुणन क्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3, दोनों में 3 का भाग जाता है, हम 3 से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ भाग लगाते हैं तो भागफल 3 आता है और यहाँ 2 आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में भी 7 का भाग जाता है, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। यहाँ ध्यान देने की बात है, चिन्ह अभी भी इसके अंश का माइनस ही, ऋणात्मक ही कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ दोनों में फिर 3 का भाग जा रहा है, इन दोनों में 5 का भाग जाता है, 5 का 2 बार और इसमें 3 बार। इसी प्रकार इन दोनों में 4 का भाग जाता है, इसमें 1 बार और इसमें 3 बार। इन दोनों में 7 का जाता है, इसमें 1 बार और इसमें 3 बार। यहाँ इन दोनों में 2 का भाग जाता है, इसमें 1 बार और इसमें 8 बार। इन दोनों में भी 2 का जाता है, इसमें 1 बार और इसमें 4 बार। अब शायद किसी में नहीं जाता है, हम इस 2 को और इस 2 को भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ से काट दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ -1/1 बचा, गुणा यहाँ 1/1 बचा है, यहाँ 2/1, यहाँ -1/3, यहाँ 1/-1/3, यहाँ -4/3। अब ये सभी पदों के बीच गुणन की क्रिया है, तो गुणा की क्रिया में ध्यान देने की बात है कि हम देखते हैं दो प्रमेय संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं, उन दोनों के चिन्ह ऋणात्मक हैं तो धनात्मक आती है प्रमेय संख्या। यदि एक का चिन्ह ऋणात्मक, एक का चिन्ह धनात्मक तो ऋणात्मक आती है। लेकिन 2 से अधिक प्रमेय संख्याओं को एक साथ यदि हम गुणा करना चाहें
तो हम यहाँ देखते हैं कि सब में ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार आया। तो यहाँ हम देखेंगे यदि सब में ऋणात्मक चिन्ह सम बार आया है तो गुणनफल का चिन्ह धनात्मक होगा, और यदि विषम बार आया है तो गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। ध्यान देने की बात है, एक ही संख्या में अंश और हर दोनों में ऋणात्मक चिन्ह नहीं आना चाहिए। ये चीज हम पहले ही हल कर लेंगे। यदि एक ही संख्या में अंश में भी ऋणात्मक और हर में भी ऋणात्मक हो तो वो संख्या धनात्मक हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो अब हम इनकी ऋणात्मक चिन्हों की गणना कर लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 बार ऋणात्मक चिन्ह आया है। तो ऐसी स्थिति में 4 बार आया तो ये संख्या सम हो गई, 4 संख्या। तो सम बार आया तो मैंने आपको बताया संख्या का गुणनफल है वो संपूर्ण गुणनफल धनात्मक होगा। तो 4 बार आया तो संपूर्ण गुणनफल धनात्मक होगा, और अंश अंश सब गुणा हो जाएंगे। तो अंश अंश सब को गुणा करेंगे तो अंशों का गुणनफल यहाँ 8 होता है, बटा हर गुणा हो जाएंगे क्योंकि सभी पदों का गुणनफल हो रहा है। तो हर यहाँ ये 1 1 1 है, 3 3 3, तो यहाँ सभी हर हैं, इनका गुणनफल 27 होगा। तो अंतिम परिणाम आया 8/27। अब आपको परमेय संख्या के योग्य तत्समक क्या होता है ये बताएंगे। किसी भी परमेय संख्या a का योग्य तत्समक वह संख्या होगी जिसे संख्या a में जोड़ने पर योगफल भी वही संख्या a ही प्राप्त हो, तो वह संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। तो उदाहरण के लिए ये संख्या a है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि परिणाम भी a प्राप्त हो। तो हम देखेंगे किसी भी संख्या में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम a प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकती है, शून्य। तो शून्य को a में शून्य जोड़ेंगे तो हमें परिणाम भी योगफल a ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं a का तत्समक 0 होगा। तो किसी और संख्या के लिए देखते हैं, जैसे 5/2 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5/2 ही आए। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो इसमें शून्य ही जोड़ने पर योगफल 5/2 प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं 5/2 का योज्य तत्समक भी 0 है। कोई और संख्या लेके देख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक संख्या है ऋणात्मक परमेय संख्या -3/4। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल -3/4 प्राप्त हो। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि इसमें भी शून्य ही जोड़ना होगा जिससे योगफल -3/4 प्राप्त हो। तो हम कह सकते हैं किसी भी परमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक सदैव 0 ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याओं का योज्य तत्समक सदैव 0 होता है, चाहे कोई भी संख्या हो। अब हम गुणन तत्समक ज्ञात करेंगे। किसी संख्या का गुणन तत्समक क्या होता है? किसी संख्या गुणन तत्समक वह संख्या होगी जिसे उस संख्या से गुणा करने पर, जैसे संख्या a है, इसका गुणन तत्समक ज्ञात करना है, तो गुणन तत्समक को a से गुणा करेंगे तो गुणनफल भी हमें a ही प्राप्त हो, तो उस संख्या को a का गुणन तत्समक कहते हैं। तो जैसे संख्या a को किससे गुणा करें हम कि गुणनफल a प्राप्त हो, तो हम सोच विचार करेंगे तो हमें ऐसी संख्या 1 प्राप्त होगी जिसको a से गुणा करने पर a ही प्राप्त होगा गुणनफल। इसी प्रकार हम कोई दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 5/2 को किससे गुणा करें कि गुणनफल हमें 5/2 ही प्राप्त हो, तो वह संख्या भी 1 होगी जिसको
5/2 से गुणा करने पर गुणनफल 5/2 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम एक संख्या -3/4, इसको किस से गुणा करें कि गुणनफल -3/4 प्राप्त हो, तो वह संख्या भी एक ही होगी। तो हम देख सकते हैं किसी भी परमेय संख्या का यदि हम योज्य गुणन तत्समक ज्ञात करें तो गुणन तत्समक हमें हर स्थिति में एक प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी परमेय संख्या का गुणन तत्समक एक होता है। किसी परमेय संख्या का ऋणात्मक ज्ञात करना। किसी भी परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या होता है? किसी परमेय संख्या को उस संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि 0 प्राप्त होता है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या ऋणात्मक कहलाती है। जैसे संख्या a और a के ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो योगफल 0 प्राप्त होता है। तो संख्या a का ऋणात्मक क्या होगा? तो a में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 0 प्राप्त हो? तो a में -a जोड़ने से योगफल 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं a का ऋणात्मक -a है। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे 3/4 का ऋणात्मक क्या होगा? 3/4 में क्या जोड़ा जाए योगफल 0 हो? तो 3/4 में -3/4 जोड़ने से योगफल 0 होता है। तो और अब -3/4 का ऋणात्मक क्या होगा? तो -3/4 में क्या जोड़ा जाए योगफल 0 है। तो -3/4 में हमें 3/4 जोड़नी होगी तो योगफल 0 होगा। तो a का ऋणात्मक -a होती है तो -a का ऋणात्मक +a हो जाएगी। यानी हम -a को भी माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो +a हो जाएगा। इसी प्रकार a/b का ऋणात्मक है -a/b हो जाएगा। और -a/b का ऋणात्मक है तो -a/b को ऋण से गुणा कर देंगे यानी +a/b हो जाएगा। तो हम किसी भी संख्या का ऋणात्मक ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी भी संख्या का जो ऋणात्मक होता है वही उस संख्या का योज्य प्रतिलोम भी कहलाता है। यानी हम किसी भी संख्या का ऋणात्मक उस संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त करते हैं तो उस संख्या के ऋणात्मक को संख्या का योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b। और -a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b का ऋणात्मक यानी ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा यानी +a/b हो जाएगा। अब किसी प्रमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। जैसे ऋणात्मक को योज्य प्रतिलोम कहते हैं उसी प्रकार गुणन प्रतिलोम को भी हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम को उस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, वह उस संख्या का गुणन प्रतिलोम कहलाता है। संख्या को और उसके गुणन प्रतिलोम को यदि हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल 1 प्राप्त होता है। तो a/b का गुणन प्रतिलोम होगा b/a, यानी अंश को हर में बदल दें और हर को अंश में बदल दें तो हमें गुणन प्रतिलोम प्राप्त होता है। क्योंकि गुणन प्रतिलोम और संख्या का गुणनफल सदैव 1 प्राप्त होता है। तो a/b को हम b/a से गुणा करेंगे तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, गुणनफल 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3/4 का गुणन प्रतिलोम 4/3, इसको गुणन प्रतिलोम भी कहते हैं
और इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 होगा। इसी प्रकार -3/4 का व्युत्क्रम 4/-3, यानी ये माइनस ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम भी ऋणात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक का गुणनफल धनात्मक होता है, और धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। तो -3/4 का व्युत्क्रम -4/3 या 4/-3। तो गुणन प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब हम परमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता समझेंगे। तो गुणन की योग पर वितरकता क्या होती है, इसके लिए हम 3 परमेय संख्याओं का उदाहरण लेंगे। जैसे इसकी वितरकता को समझने के लिए हम 3 परमेय संख्याएं A, B और C लेंगे। तो इनके गुणन की योग पर वितरकता को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इनमें से 2 संख्याओं के योग को यदि तीसरी संख्या से गुणा करना हो, यानी एक संख्या है A, इसको हमें गुणा करना है दूसरी और तीसरी संख्या के योग से, यानी B और C के योग से हमें A को गुणा करना है। तो हम इसकी योग पर वितरकता का मतलब ये है कि ये योग, इनका योग करके गुणनफल करो, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को अलग अलग आप पहली संख्या से गुणा कर सकते हैं, यानी A से गुणा कर सकते हैं, यानी A गुणा B प्लस A गुणा C। इसी प्रकार ये व्यवकलन के लिए, यानी बाकी के लिए भी ये लागू होगी वितरकता। यदि B और C के व्यवकलन को हमें A से गुणा करना है तो A को B से गुणा कर देंगे, और फिर इनके गुणनफल में से A और C का गुणनफल घटा देंगे। तो A B से भी गुणा हो जाएगा, A C से भी गुणा होगा, लेकिन यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह होगा इनका। तो ये गुणन की योग पर वितरकता कहलाती है। इसी उदाहरण के लिए एक परमेय संख्या है -3/2। अब आपको दूसरी परमेय संख्या 3/2 और -1/4, तो इनके जोड़ को आपको गुणा करना है -3/2 से। तो -3/2 दोनों से अलग अलग गुणा हो जाएगा, -3/2 गुणा 3/2 प्लस -3/2 गुणा -1/4। ये गुणन का योग है। गुणन योग पर वितरकता कहलाएगी गुणन की। इसको आगे हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। इसी प्रकार गुणन की वितरकता व्यवकलन के लिए भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। व्यवकलन पर गुणन की वितरकता कैसे होगी? 2 संख्याओं के व्यवकलन को यदि हमें एक संख्या से गुणा करना है तो हम उन दोनों संख्याओं को अलग अलग उस संख्या से गुणा करके और गुणनफल का व्यवकलन कर सकते हैं, और इस प्रकार से इसका हल आगे हल करेंगे तो हमें ये 21/8 प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। गृह कार्य के रूप में आपको पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.1 हल करनी है। आज का गृह कार्य आपको पाठ्य पुस्तक से करना है, जिसमें आपको प्रश्नावली 1.1 को हल करना है। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।